आज मैं 11वीं क्लास का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हम बायोलॉजी से हम लोगों ने शुरू करना है कि व्हाट इज बायोलॉजी। आप लोगों को जैसा कि नाम से जाहिर है, बायो और लॉजी दो वर्ड से निकला ये एक वर्ड बना है, जो इसका मतलब होता है, बायो का मतलब होता है लाइफ और लोगों का मतलब होता है थॉट और रीजनिंग। यानी कि हम लोगों ने क्या करना है, बायोलॉजी के अंदर जिंदगी का मुतालिया करना है। इफ वी आर गोइंग टू स्टडी द लिविंग थिंग्स, वी आर गोइंग टू स्टडी द लिविंग थिंग्स, हमने क्या करना है, जिंदा चीजों का मुतालिया करना है, लिविंग थिंग्स एज वेल एज, और इसके साथ साथ और क्या करना है लिविंग थिंग्स के साथ साथ, एंड the effect of non-living component and the effect of non-living कंपोनेंट्स। नॉन लिविंग कंपोनेंट से क्या मुराद होता है, मैं वो भी आप लोगों को बताता हूँ। हम लोगों ने साथ ही साथ देखना है कि जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है उनका इफेक्ट क्या होता है उसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। नॉन लिविंग से क्या मुराद है, आप लोगों की ये जो टेम्परेचर है, आप लोगों का जो एयर है, ऑक्सीजन है, ये सारे के सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो कि इंसान को और बाकी ऑर्गेनिज्म की जो उनके काम करने के ऊपर बहुत ज्यादा असर अंदाज होते हैं। अब हम लोगों ने ये दो चीजें बायोलॉजी के अंदर स्टडी करनी है। बायोलॉजी के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट में बात कर ली, इट इज अ स्टडी ऑफ लाइफ। यहां एक सवाल क्रिएट होता है कि व्हाट इज लाइफ, या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि लाइफ की क्या खसूसियात है। हमें पता है कि कोई भी चीज जो हरकत करती हो हम उसको जिंदा कह सकते हैं। अगर तो हमारी सिर्फ यही डेफिनेशन हो तो फिर प्लांट तो लिविंग ना हो, क्योंकि प्लांट तो हरकत नहीं करते, ठीक है कि नहीं। तो लाइफ से क्या मुराद होती है, जानदार चीजें और बेजान, जो अपना खाना बना रहे हैं या अपना खाना खा रहे हैं, जिनके अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेसेस होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म अलाइव होते हैं, जिंदा होते हैं। और जिनके अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस वगैरह नहीं हो रहा होता, वो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं होते। मिसाल के तौर पर, चाहे एक पौधा भी है, चाहे वो चल नहीं सकता, उसके वो मोबिलिटी शो नहीं करता, लेकिन वो जिंदा है। वो क्यों जिंदा है, क्योंकि उसके अंदर भी मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, वो अपना खाना खुद तैयार कर रहा होता है। लेकिन अगर किसी चीज की बात करें, मिसाल के तौर पे ये मार्कर है, मिसाल के तौर पे ये आपका व्हाइट बोर्ड है, क्या ये लिविंग है? नहीं, क्योंकि इनके अंदर कोई भी एज सच मेटाबॉलिज्म वगैरह का प्रोसेस नहीं होता। तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये दोनों, ये जो चीजें हैं, ये ऑर्गेनिज्म भी नहीं है, ये लिविंग भी नहीं है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक हो गई बात। बायोलॉजी क्या है, बायो में हमने क्या चीज स्टडी करनी है, लाइफ क्या आती है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। अब थोड़ा सा रिकॉल, मैं यहां लिखूंगा रिकॉल। रिकॉल में हम लोगों ने क्या चीज देखनी है, हम लोगों ने देखना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं या कौन सी ऐसी ब्रांचेज है जो हमें पहले ही हम पढ़ के आ चुके हैं। सबसे पहले मैं बाहर यहां करने लगा हूं, नंबरिंग लगाकर मैं आप लोगों को बताता हूं, पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी से क्या मुराद है, आप लोग 9th की क्लास में इसको स्टडी करके आए हो। इट इज अ स्टडी ऑफ फोसिल्स। फोसिल्स क्या होते हैं, जब कोई ऑर्गेनिजम्स आप लोगों का जेरे जमीन दफना दिया गया हो, खुद ब खुद किसी तरह से ब्यूरिड अंडर द अर्थ सरफेस, तो दैट organism after a some time we call them as a fossil। हम उनको फॉसिल कह सकते हैं। उनकी स्टडी को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, पैलियोंटोलॉजी। नंबर 2 आप लोगों के पास है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स वर्ड निकला है जीन्स से। किससे निकला है? जीन्स से। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, जीन्स की स्टडी करते थे। इसी तरह से आपके पास बहुत सी ऐसी ब्रांचेस हैं जो आप पहले पढ़ के आ चुके हो। नंबर 3 की अगर हम बात करें, सेल बायोलॉजी, आप सेल बायोलॉजी भी पढ़ के आ चुके हो। इट इज अ स्टडी ऑफ सेल, इट्स ऑर्गेनेलिस, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और एंड आल्सो डील विद द सेल डिवीजन। ठीक है। इसके साथ साथ आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी पढ़ी, मॉर्फोलॉजी के साथ साथ आप लोगों ने एनाटॉमी पढ़ी। ठीक हो गया। ये कुछ ब्रांचेस थी जो आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर आप लोगों पढ़ के आए।
अब यहाँ हम क्या बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि आप लोगों ने जो ब्रांचेस थी ये रिकॉल करवा दी, लेकिन अब चूंकि आप लोगों की एक नई स्टेज है, 9th-10th से आप बाहर आ गए हैं, एक फर्स्ट ईयर का एक नया कॉलेज का लेवल आपका स्टार्ट हो गया। आप कुछ चीजें ऐसी भी पढ़ेंगे, कुछ ब्रांचेस ऐसी भी पढ़ेंगे जो आपने पार्ट 1 के अंदर नहीं पढ़ी होंगी जी। तो अब आप लोगों को वो हम लोगों ने पढ़ लिया, जो रिकॉल किया, जो हम लोग 9th क्लास के अंदर पढ़ के आ चुके थे। अब हम लोगों ने उन ब्रांचेस को स्टडी करना है जो आपकी 11वीं क्लास का हिस्सा है, जो कि एक एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती है। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आप लोगों से कुछ ब्रांचेस का नाम दे के लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है, या ये भी लिखा जा सकता है राइट एनी 4 और 5 ब्रांचेस, इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है हार्डली। लेकिन बेसिकली ये शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछी जाती है। आपके पास सबसे पहले है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आप लोगों को याद हो, अभी हम लोगों ने आगे भी चल के पढ़ना है, लेकिन 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो आप लोगों का सबसे छोटी चीज होती है वो होता है सेल। सेल मिलके टिश्यू, टिश्यू से, ये आप लोगों ने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। लेकिन आपको यहां मैं बताता चलूं कि आपने ये बात पढ़ी जरूर थी, लेकिन अब आप लोगों को थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं कि आपके पास सबसे जो छोटी चीज होती है उसको हम कहते हैं एटम। एटम के अंदर होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के अंदर पाए जाते हैं। एटम को इकट्ठा कर, एक जैसे एटम हो तो वो एलिमेंट कहलाते हैं, और एलिमेंट जब इकट्ठे होते हैं तो वो बन जाते हैं मॉलिक्यूल्स। एलिमेंट क्या बन जाते हैं? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की आप लोगों ने आगे चल के इसकी टाइप्स भी पढ़नी है, पहले भी आप पढ़ चुके हो, माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं आपके पास? लाइक वाटर, H2O, H2O के साथ साथ आपके पास ग्लूकोज, आपके पास स्टार्च, ये सारे के सारे आप लोगों के पास जो होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं। कहता है कि इट इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट मॉलिक्यूलर लेवल। हमने किस लेवल पे स्टडी करनी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की? लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट मॉलिक्यूलर लेवल के उनके अंदर कौन कौन सा मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, कौन कौन सा मॉलिक्यूलर थिंग्स पाई जाती हैं मॉलिक्यूलर लेवल। इसे हम कहलाते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। समझ आ गई बात की? ये पहली ब्रांच है जो आप लोगों की 11वीं क्लास में है। नंबर 2 बच्चे आप लोगों के पास है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, अब ये क्या चीज है इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। इट इज अ स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म और उसकी इन्वायरमेंट के साथ जो भी उसका लिंक होगा उसको हम लोग कहलाते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अब इससे क्या मुराद है? अब एक ऑर्गेनिज्म है, हम ऑर्गेनिज्म यहाँ पर हम लोग जो जिंदा लोग हैं, इंसान है, एक जगह पे रह रहे हैं पाकिस्तान। हमें पता है कि सर्दियों में कितना टेम्परेचर हो जाएगा, गर्मियों में कितना टेम्परेचर हो जाएगा, उसके हमारी बॉडी पे क्या असरात होंगे। ये हमारी एक जगह पे रह के इंटरेक्शन होती है इन्वायरमेंट के साथ। इस चीज को अगर हम स्टडी करें तो हम उसको कहलाते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। ये आप लोगों के बच्चे दूसरी है जो आप लोगों ने ब्रांच पढ़नी है। नंबर 3 पे आप लोगों के पास आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी आप लोग ये पढ़ के आ चुके थे कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? इट इज अ स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसकी स्टडी होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी होती है। आप लोगों ने इसके बारे में 9th क्लास में पढ़ा था। माइक्रो ये इट इज अ स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू अ माइक्रोस्कोप। अगर कोई और इंसान आपका आके के, आपका कोई दोस्त आके के कि यार मैं तो आज माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर देख के आया हूं, और आप उससे पूछो कि हाँ भाई तुम्हें माइक्रोस्कोप कौन सा तुमने यूज किया था, वो कि यार वो क्या चीज होती है, मुझे तो माइक्रोस्कोप का नहीं पता। अगर एक इंसान को माइक्रोस्कोप का नहीं पता होगा तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी देख नहीं पाएगा, क्योंकि आप लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए माइक्रोस्कोप का होना जरूरी होता है। अब कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम स्टडी कर सकते हैं? हम कोई भी कर सकते हैं। मैं चंद यहाँ नाम लिख सकता हूँ। हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं, हमारे पास यूग्लिना होते हैं, हमारे पास फंजाई होते हैं, कोई भी हो सकते हैं ना हमारे पास ऑर्गेनिज्म जिनको हम लोग
स्टडी कर सकते हैं। और ये इसकी स्टडी होती है थ्रू माइक्रोस्कोप, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का जानना जरूरी है। 4 आपके पास है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी। अब नाम तो बायोलॉजी का मतलब तो हो गया लाइफ, फ्रेश वाटर से क्या मुराद है, साफ पानी। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो साफ पानी में रहते हैं उनकी स्टडी करना फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहलाता है, नो डाउट। इससे तो समझ आ गई। साथ ही साथ हम लोगों ने क्या देखना है, फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स। फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स, हमने ये भी चीज देखना है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के ऊपर असर अंदाज होती हैं। आपके पास वाटर के अंदर ऑक्सीजन है, कार्बन है, टेम्परेचर किस तरह से पहुंचता है, ये सारी चीजों को हम लोगों ने इसके अंदर स्टडी करना है कि कैसे वो फ्रेश वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इसके अंदर सरवाइव कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास है मेरीन बायोलॉजी। मेरीन बायोलॉजी के अंदर हम लोगों ने क्या देखना है कि सेम जो फ्रेश वाटर है सेम एज इट इज, आप लोग इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने कौन से किस जगह पे ऑर्गेनिज्म की स्टडी देखनी है, मेरीन वाटर के अंदर हम लोगों ने स्टडी देखनी है। उसके अंदर भी हम लोगों ने फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स की स्टडी को स्टडी करना होता है। लेकिन इसके अंदर क्या है, जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, फ्रेश वाटर से क्या मुराद है, जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है। मेरीन समुद्र वगैरह जिसके अंदर आपके पास साल्ट की कंसंट्रेशन जो होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। उसके बाद बच्चे जी, अब आपके पास जो नेक्स्ट आप लोगों के ब्रांचेस है, 4 ब्रांचेस हम लोग मजीद इसके अंदर स्टडी करेंगे। सबसे पहले पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट से वर्ड निकला है, इट इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब पैरासाइट कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं विच टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द लिविंग होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म देम। जो आप लोगों से क्या करेंगे, आपकी बॉडी से अपने पसंद का खाना लेके आप लोगों की ही बॉडी में या तो रहेंगे थोड़ी देर के लिए टेम्पररी और परमानेंटली, और आपको नुकसान पहुंचाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आपके अंदर इसके पास एग्जाम्पल होती है लाइस, जो आपके सर पे रहती है और आपसे ही खाना ले रही है, आपके पास ही शेल्टर रह रही है, और इन रिटर्न आपको क्या कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है, पैरासाइट कहलाएगी। इसके साथ साथ आप लोगों के पास होते हैं मॉस्किटोस। मॉस्किटोस मच्छर वगैरह, ये क्या करते हैं, आए आपके पास आए, थोड़ी देर के लिए रुके, खून पिया, चले गए, पैरासाइट कहलाएंगे। इसकी स्टडी को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी, अब तो बिल्कुल वर्ड ही आपको क्लियर कर दिया, इंसानों की जिंदगी। इंसानों की जिंदगी का मुताला शुरू करेंगे तो कहां से शुरू करेंगे, सेल से शुरू करेंगे। हम एटम से क्यों नहीं शुरू करते, क्योंकि हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग, दैट इज व्हाई वी स्टार्ट द स्टडी ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी फ्रॉम अ सेल। सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से आपका क्या डेवलप होता है, ये एक इंडिविजुअल। और तो हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट के ऊपर जब स्टडी करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम स्टार्ट कहां से लेंगे, अपने सेल से। क्लियर हो गई बात। उसके बाद सोशियोबायोलॉजी। इट इज अ स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सोशल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म का समाजी बर्ताव है जो कि क्या करता है, दैट मेक सोसाइटी, जिससे क्या बनता है, आपका माशरा डेवलप होता है, जिससे आपका क्या होता है, माशरा डेवलप होता है। इसकी मिसाल कैसे है, इसकी मिसाल ऐसे है कि देखें, अगर हर कोई आपका बाहर, जो आप लोगों के घर के बाहर या गली के अंदर कूड़ा फेंकता है तो हम भी फेंकने लग पड़ेंगे। अगर हर कोई कूड़ा फेंकता है हम भी फेंकेंगे तो आप में उनमें क्या फर्क रह गया। अगर हम लोग एक दूसरे सबको नॉलेज दिया जाए कि कूड़ा फेंकने से गंदगी होगी, आप लोगों को बीमारियां लगेंगी, स्मेल आएंगी, और अगर एक एक फर्द ये काम करना छोड़ देगा तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों का एक अच्छा माशरा डेवलप होगा। इससे क्या हुआ, एक इंसान ने काम किया और उससे क्या हुआ, उसने अपना माशरे के अंदर एक अच्छा रोल प्ले किया।
उसके बाद आप लोगों के बाद लास्ट बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये क्या चीज होती है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किस चीज की? लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जानदारों की, टू मेक सब्सटेंसेस, ताकि वो चीजें बना सकें। क्या कर सकें? टू मेक सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस कोई भी चीज हो सकती है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं ये सब्सटेंसेस क्या चीज है। फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत के लिए, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, इसे हम क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगी। बायोटेक्नोलॉजी में हमने क्या पढ़ा? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल का मतलब होता है अमली तौर पे कुछ करके दिखाना। मिसाल के तौर पे आप अपने दोस्त को कहते हो यार परेशान ना हो, मैं तुम्हारे लिए बैठा हूं, यार मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये वो बातें हैं जो आप जुबान से कर रहे हो, अमली तौर पे नहीं कर रहे। यहां हमारे पास क्या डेफिनेशन है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। कोई ऐसा काम हम लोगों ने अमली तौर पे करना है। कर कौन रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। और क्यों कर रहे हैं? ताकि कोई चीज बनाई जा सके। और वो चीज क्या होगी? जो इंसानियत को फायदा दे। आप अगर किसी एक इंसान के लिए कुछ कर भी रहे हो तो वो बायोटेक्नोलॉजी नहीं कहलाएगा। जब तक वो पूरी की पूरी इंसानियत को फायदा नहीं देगा, बायोटेक्नोलॉजी नहीं कहलाएगा। मिसाल के तौर पे बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी फील्ड है। इसके अंदर सबसे बड़ी इसकी एग्जांपल है वैक्सीन बनाना। और इसके एग्जांपल इस तरह भी आप याद रखो कि पिछले दिनों आप लोगों को पता है कोविड के डेज चल रहे थे। कोविड के डेज में आप लोगों को पता है कि उस टाइम सबसे बड़ा इशू था कि कौन कोरोना की वैक्सीन कब बनेगी, कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा। तो तब क्या होता है, जिस इंसान ने भी अमली तौर पे वैक्सीन को तैयार किया, उसने पूरी दुनिया भर की इंसानियत के लिए ये काम किया। और जब उसने पूरी दुनिया भर की इंसानियत के लिए काम किया तो हम इसको कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। प्रैक्टिकली उसने कोई काम किया और इंसानियत को फायदा हुआ। ये था आप लोगों का ये सारे का सारा टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, हम लोगों ने लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, कुछ ओल्ड रिकॉल की ब्रांचेस, नई ब्रांचेस को स्टडी किया। और इसके बाद नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करेंगे। अभी के लिए आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।